विष्णुपुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशोर, मझली का नाम सुरेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। तीनों बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तीनों उठना बैठना खेलना कूदना साथ करते थे। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों भाई कम दोस्त ज्यादा थे। तीनों एक ही टाइप के कपड़े पहनते थे। खाने की रुचि भी एक ही जैसा था तीनों का। एक को अगर बुखार आया तो बाकी 2 भाइयों को भी बुखार आ जाता था। उन तीनों में उतना बॉन्डिंग था। उनका प्यार देखकर उस एरिया के सभी लोग चौंक जाते थे और वो तीनों अपने कॉलोनी में मिसाल बन गए थे। नाम तो उनका अलग था, पर उन तीनों की तुलना राम, लखन और भरत से लोग करते थे। उन तीनों बेटों की वजह से शारदा और प्रसाद को समाज में बहुत इज्जत मिलती थी। तीनों पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ही कंपनी में एक ही दर्जे के पोस्ट पर दाखिल हुए। एक दिन शारदा आकर अपने पति प्रसाद से, ओ जी, हमारे तीनों बच्चों को देखती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। तीनों में इतना प्यार है कि आजकल के जमाने में ऐसा कहाँ पे दिखने के लिए मिलता है। उनको देखती हूँ तो एक तरफ गर्व महसूस होता है और दूसरी तरफ से डर भी लगता है, क्योंकि तीनों की पसंद एक जैसी ही है। अगर अब वो शादी करना चाहेंगे तो उनके लिए लड़कियां भी एक जैसी ही ढूंढनी होगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और बहू ढूंढते वक्त हमें एक ही घर की 3 बेटियों को देखना होगा, जो आपस में प्यार जैसे हमारे बेटों में है वैसे ही रहती होंगी। पर ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि एक ही घर की 3 बेटियां जो आपस में मिलजुल कर रहेंगी, जो एक दूसरे के साथ प्यार करती होगी। ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं कुछ सोचती हूँ। तब प्रसाद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे ओ भगवान, तुम फिक्र मत करो, हमारे बच्चे अच्छे हैं। ऊपर वाला उनके लिए अच्छा रिश्ता जरूर देखेगा। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। सब कुछ तुम उस पे छोड़ दो। पर उनके लिए 3 बहनों वाला ही रिश्ता ढूंढना होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीनों भाइयों को वो बहुएं आकर अलग कर देंगी, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे ज्यादा किसी और से प्यार करे। हमारे बेटों की जैसी सोच रखना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। रात को जब पूरे परिवार वाले खाने पर बैठे थे, तब शारदा तीनों बेटे से सवाल की, बच्चों, मैं तुम तीनों से एक सवाल कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे बापूजी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। वैसे भी तुम तीनों में 1-1 साल का ही अंतर है, और अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमें कोई ऐतराज नहीं है। तब बड़ा बेटा किशोर ने जवाब दिया, ये कैसी बात कर रही है माँ? हम कभी आपके खिलाफ गए क्या? आपकी मर्जी हमारी मर्जी होगी। बस हम ये चाहते हैं कि हम जिस किसी से भी शादी क्यों ना करें, पर वो हम तीनों भाइयों को कभी अलग ना करें। अगर वैसी नौबत आई तो हम आपको अभी बोल रहे हैं, हम उन तीनों को छोड़ देंगे, लेकिन हम तीनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। तब उनके पापा प्रसाद खुश होकर उन्हें जवाब दिया, बेटा, मैं तुम तीनों को देखता हूं तो बहुत खुश होता हूं। आजकल के जमाने में कौन भाई इतने मिलजुल के रहते हैं। तुम्हारी माँ और मेरा भी यही सोच है कि तुम तीनों को हम तीनों बहनों वाले रिश्ते लेकर आएंगे। ये बात सुनकर तीनों खुश हुए। अब प्रसाद रिश्ता ढूंढने में लग गया। बहुत ढूंढा, पर कहीं उसको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। किसी के घर में 3 बहन थे, पर तीनों बहन एक दूसरे से जलते थे और उनमें हमेशा अनबन बनी रहती थी। और किसी के घर में 2 बहनें थे, वो रिश्ता प्रसाद को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद प्रसाद को एक ऐसा रिश्ता मिला जो एक ही घर के 3 बहनें हैं, पर तीनों बहनों में बहुत प्यार था। पर उनकी समस्या एक थी कि वो जादुई लड़कियां थी। बड़ी बेटी सुशीला की आंखों में जादू था। अगर वो गुस्से में किसी के और देख लेती थी तो सामने वाले के साथ बुरा होता था। और दूसरी बेटी लीला के बातों में जादू था। वो गुस्से में अगर किसी को बोल देती थी तो वो सच हो जाता था। और तीसरी बेटी अनामिका की आंखों की आंसू में जादू था। उसका दिल दुखा और वो अगर रोने लगी तो जरूर सामने वाले का कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। ये सब छोटी छोटी समस्या सोचकर प्रसाद रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया और अपने तीनों बेटों की शादी धूमधाम से करवा दिया। तीनों बहनों की और एक समस्या थी। तीनों बहनें एक साथ सोती थी। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जैसे किशोर, सुरेश, रमेश एक ही कमरे में सोते थे, वैसे ही बहनें भी एक ही कमरे में सोने लगे। अब शादी हो गई, पर तीनों में सुहाग रात नहीं रची। अब शारदा और प्रसाद दोनों परेशान हो गए।
ऐसा ही चलता रहेगा तो जिंदगी भर वो सब कुंवारे ही रहेंगे, ये सोच के वो घबरा गई। इसके लिए उन्होंने एक बार पूरे परिवार वालों के सामने एक बैठक बिठाई। तब शारदा उनसे बोली, अब तुम लोगों के सामने कैसे बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। शादी होके 1 महीना हो रहा है, फिर भी तुम लोग एक साथ नहीं सोते हो, एक साथ नहीं रहते हो। तीनों भाई एक कमरे में सोते हैं और तीनों बहुएं एक कमरे में सोती है। और ये सब ऐसा ही चलता रहेगा तो हम पोता पोती के साथ कब खेलेंगे? हमारा भी मन करता है ना कि हमारे घर में पोता पोती हो, हम उनके साथ खेले कूदे। शारदा की बात सुनकर किशोर ने जवाब दिया, माँ, हम तीनों भाइयों को अलग न करें, ऐसी बहू ढूंढ के लाओ बोला था मैंने, पर हमसे ही अलग रहे ये नहीं बोला था मैं। पर वो तीनों तो एक ही साथ सोने को पसंद करते हैं, उठने को पसंद करते हैं और खाने को पसंद करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं माँ? वैसे भी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। वो तीनों बचपन से एक साथ पले बड़े आए हैं, एक झटके में अलग तो नहीं हो सकते हैं ना माँ, हम इंतजार करेंगे। तब शारदा सुशीला से पूछी, बेटी तुम्हारी क्या राय है? तुम अपने पति से कितने दिन तक दूर रहोगी? हमारा घर बहुत बड़ा है, तीनों बेटों के लिए अलग अलग कमरे हैं। चाहे तो आज के आज तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर रह सकती हो। तीनों में तुम समझदार हो और बड़ी भी हो, उनको भी समझाओ और तुम फैसला ले लो। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ माँ जी, क्योंकि आज तक हम तीनों बहनें कभी अलग नहीं रही है। तुरंत के तुरंत फैसला लेना बहुत मुश्किल है, हमें अभी वक्त चाहिए। मैं अपनी बहनों को छोड़ के नहीं रह सकती हूँ और वो भी मुझे छोड़कर नहीं रह सकती है। फिलहाल हमें माफ कर दीजिए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए माँ जी। ठीक है कहकर पूरे परिवार वाले उन्हें सोचने के लिए वक्त दिए। वक्त बीत गया, 6 महीने हो गए, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया। अब शारदा और प्रसाद के अंदर हौसला टूट गया। शारदा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में जाकर सुशीला, लीला और अनामिका को बाहर बुलाई। अब बहुत हो गया बहू, तुम तीनों ने हमारी अच्छाई का फायदा उठाया है। किसी भी चीज की हद होनी चाहिए। मैंने तुम्हें वक्त दिया, इसका मतलब तुम जिंदगी भर वक्त लोगी? ये नहीं होगा। हमने अपने बेटों की शादी तुम तीनों से इसलिए की थी कि उनको कोई अलग ना कर सके, लेकिन तुम लोग उनकी खुशियों को ही अलग कर रहे हो। यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुपचाप अपने अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप गुस्से में बात करेंगी तो मुझे भी गुस्सा आएगा सासू माँ, और मुझे गुस्सा आया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या करेगी तू गुस्सा आएगा तो? एक ऐसा लगा के दूंगी ना तो तुम तीनों का अक्ल ठिकाने पे आ जाएगा। क्या बोल रही है आप? हमें थप्पड़ मारेंगी? इतनी हिम्मत हो गई है हमें थप्पड़ मारने के लिए? अब देखिए आपके साथ क्या होगा। इतना कहकर सुशीला ने गुस्से में शारदा की ओर देखी। शारदा की आंखें जब सुशीला से टकराई तो शारदा छटपटाते हुए नीचे गिर गई। माँ नीचे गिरते हुए देखकर किशोर गुस्से में आकर सुशीला के ऊपर थप्पड़ लगाया। दीदी को पीटते हुए देखकर लीला को गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, मेरे दीदी के ऊपर हाथ उठाओगे? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अभी से तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। इतना कहते ही किशोर के हाथ पैर काम करना बंद हो जाएंगे और उसे पैरालाइज अटैक होकर वो नीचे गिर जाता है। बड़ा भाई गिरते हुए देखकर सुरेश आकर लीला को थप्पड़ मारा। अपनी दीदी को मारते हुए देखकर अनामिका जोर जोर से रो पड़ी। उसकी आंखों में से आंसू निकलते ही सुरेश भी छटपटाकर नीचे गिर गया। प्रसाद और रमेश को पता चल गया कि उनके साथ लड़ने से उनका भी जान खतरे में गिर सकता है। प्रसाद और रमेश उन तीनों को अस्पताल लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाए और एम्बुलेंस में बिठाकर तीनों को अस्पताल लेकर गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती किए। कुछ समय के बाद सुशीला, लीला और अनामिका का गुस्सा थम गया और उनके होश ठिकाने में आ गया। वो तीनों भागते हुए अस्पताल की ओर गए। अस्पताल में शारदा, किशोर और सुरेश का इलाज चल रहा था। प्रसाद और रमेश उन तीनों को आते देखकर उनसे बात तक नहीं किए। अनामिका जाकर रमेश के पैर में गिर गई, पर रमेश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सुशीला और लीला भी ससुर के पैर में गिरे। ससुर भी उनसे बात नहीं किया। आखिरकार तीनों को होश आया। उनको जब होश आया, तीनों बहू भागते हुए सास के पैर में गिरे। बाद में तीनों ने किशोर और सुरेश से माफी मांगे। तब सुशीला शारदा से बोली, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम लोग सुधर गए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने गुस्से में तुम तीनों को बहुत कुछ बोल दिया। हम एक दूसरे को समझ के लेंगे तो हमारी जिंदगी खुशहाल बन सकती है। इतना कहने के बाद सब लोग वापस घर आए और उस दिन के बाद तीनों बहनें अपने अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगे।
किशनगंज नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों के पास कई एकड़ जमीन था, पैसों का कोई अभाव नहीं था और बहुत अच्छे दिल के भी थे। लेकिन वो अपने बेटे रमेश को शहर भेजने के लिए नाखुश थे, क्योंकि उनका सोचना ये था कि शहर में जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो अपने बेटे को समझा समझा कर थक गए, पर रमेश समझने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन रमेश अपने माँ बाप से, माँ और बाबूजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं शहर जाकर बिगड़ जाऊंगा? ऐसे कई बच्चे हैं जो शहर जाकर माँ बाप का नाम कमा के आए हैं, और ऐसे कई बच्चे हैं जो विदेश तक जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करके आए हैं। उनमें मैं कई नाम गिन सकता हूँ। एक तो सुंदर पिचैया जो आज गूगल का सीईओ है। वो एक ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो विदेश जाकर दूसरा शहर जाकर नाम कमाए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। कृपया मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। शारदा और प्रसाद दोनों भावुक हो जाते हैं और शारदा आकर रमेश से, देखो बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, पर जमाना खराब है बेटा। इस जमाने ने अच्छे अच्छों को बिगाड़ दिया है। इस बात से हम डरते हैं। हमें हमारी परवरिश पर पूरा भरोसा है, पर बेटा एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई हो ना हो, लेकिन दिन रात अगर हमारी सोच में कोई बैठ रहा है, वह तुम्हारे माँ बाप है। तुम वहाँ पर रहोगे तो हमारी फिक्र तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। बस एक बात मत भूलना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपको आपकी परवरिश के ऊपर भरोसा है, वैसे मेरे ऊपर मुझे भरोसा है। मैं आपका लाडला हूँ। मैं नाम कमा के आऊंगा, नाम डुबो के नहीं आऊंगा। मेरे ऊपर इतना भरोसा कीजिए। अब तो मुझे इजाजत दीजिए पापा। जा बेटा जा, हम तुम्हारे साथ सदा हैं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। पापा की इजाजत मिलने के बाद रमेश अपना सामान पैक किया, शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में वो अपने बचपन का दोस्त मुन्ना के साथ रहने लगा। मुन्ना शहर आकर पूरा बिगड़ गया। एक दिन मुन्ना रमेश से, अरे यार, तू तो बाबा आदम के जमाने का पीस निकला। अब तुझसे क्या बात करनी है? तुझे अगर कुछ बोलूंगा तो तू मुझे प्रवचन देगा। अरे दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है, पर तू वही के वही है। तू तो सिर्फ इन किताबों में खोया रहता है। एक बार मेरे साथ चल मेरे यार, तुझे असली दुनिया दिखाता हूँ। मुन्ना की बात सुनकर रमेश ने मुन्ना से ऐसा कहा, मेरी नजर में दुनिया अलग है मुन्ना। मेरी दुनिया तो मेरे माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए है। मुझे कुछ अलग करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू गलत है। तूने जिस दुनिया को चुना है उस दुनिया में तू जी रहा है। किसी को गलत बोलने का हक किसी के पास नहीं है। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी दुनिया ही सही है, और तुम्हारा हक भी ये नहीं बनता कि तुम अपनी दुनिया में किसी और दुनिया को मिलाओ। ये बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जाओ, मुझे पढ़ने दो। एक दिन मुन्ना फुल टाइट होकर रात के 12 बजे लौटा और उसके हाथ में दारू का बोतल था। वो लुढ़कते हुए आकर घर में सो गया और उसका वो बोतल बाजू में ही रखा। अचानक रमेश की नींद खुली। उसको बहुत प्यास लगी। घर में पानी नहीं था। चारों ओर ढूंढा, पर उसे कहीं पानी की बूंद तक नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। इतनी प्यास लगी कि उसे अपने माँ बाप की याद आई। उसकी जान चली जा रही थी, वैसा उसे लग रहा था। रमेश की नजर उस बोतल के ऊपर गिरा। उसे जूस समझकर टकाटक पी गया। उसे पीते वक्त बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि और पीने को मन कर रहा था, लेकिन बोतल पूरा खत्म हो गया। अब उसको नशा चढ़ने लगा। वो ऐसी गहरी नींद में सो गया कि अगले दिन सुबह दोपहर के 2 बजे उठा। आंख खोलकर देखा तो मुन्ना अपने कई दोस्तों के साथ दारू की बोतल के साथ बैठा रहा। रमेश मुन्ना और उनके दोस्तों को देखा, साथ साथ उस बोतलों को देखा। तब रमेश मुन्ना से, अरे यार, कल रात मैंने यही पिया था। इसे पीते वक्त मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे और पीने को मन किया। क्या मैं इसे पी सकता हूँ? तब मुन्ना हंसते हुए उससे, क्यों नहीं पी सकता है मेरे दोस्त? ये तो मैं तेरे ही लिए लाया हूँ। मुझे पता है तूने कल मेरा पूरा बोतल पी लिया था, और मुझे ये भी पता है कि तुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए आज की शाम तेरे नाम। रमेश मुन्ना और बाकी दोस्तों के साथ पीता और उसके बाद पब जाता है। उस पब में उसको अनामिका नाम की एक खूबसूरत लड़की मिली। पहली ही नजर में उसे प्यार हो गया। क्योंकि रमेश पिया हुआ था, उसके अंदर हिम्मत फूट फूट के था। वो सीधा जाकर अनामिका को प्रपोज किया। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं, तुम्हारा काम क्या है मुझे पता नहीं, तुम हो कौन वो भी मुझे पता नहीं, तुम इस धरती से हो या फिर किसी और जहां से वो भी मुझे पता नहीं, तुम परी हो
या देवता हो वो भी मुझे पता नहीं, पर एक बात पता है, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, और मैं तुम्हारा हूं और मैं किसी का भी नहीं हो सकता। रमेश की बात सुनकर सब हंसने लगे, पर अनामिका को उसकी बातें अच्छी लगी और वो रमेश से मुस्कुराते हुए पूछी, क्या मैं तुम्हें सच में पसंद हूँ? खुद से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? खुद से भी ज्यादा तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें बीटीएस ग्रुप मालूम है? वो किस खेत की मूली है? वो कोरिया का ऐसा पॉपुलर ग्रुप है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिस दिन तुम मुझे उनके साथ मिलाओगे उसी दिन मैं तुमसे शादी करूंगी। रमेश होश में नहीं था, इसलिए उसने अनामिका से वादा किया, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा और उनके हाथों तुम्हें ऑटोग्राफ दिलाऊंगा। क्या उसके बाद मुझसे शादी करोगी? तब अनामिका बोली, उसके बाद तुम मुझे अपने साथ कहाँ भी लेकर जाओ, मैं चुपचाप तुम्हारे साथ आऊंगी। बिना किसी नोक झोंक के तुम्हारे पीछे पीछे तुम हिलाते हुए आ जाऊंगी। तो समझो वादा पूरी हो गई। रमेश अब धीरे धीरे बिगड़ता गया। वो दिन रात पीने में ध्वस्त रहा। वो अनामिका के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसकी कही हुई हर बात माना। अब उसको दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ से अनामिका 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 ही दिख रही थी, पर अनामिका का लक्ष्य और था। वो सिर्फ बीटीएस ग्रुप से मिलना चाहती थी। एक दिन अनामिका गुस्से में आकर रमेश से, मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती इसलिए किया था कि तुम मुझे बीटीएस ग्रुप वालों से मिलाओगे। तुम्हारा पागलपन मेरे सर के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन तुम मुझे बीटीएस ग्रुप वालों के साथ मिलाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो। याद रखो, मुझे बीटीएस ग्रुप वालों के ऑटोग्राफ से बढ़कर तुम नहीं हो। बंदोबस्त करो, वरना मैं तुम्हें किसी भी वक्त छोड़ दूंगी। मैं अपने वादे की पक्की हूँ। तुम भी अपने वादे पे टिके रहोगे तो हम दोनों की शादी हो सकती है। चलती हूँ। अनामिका की बात सुनकर रमेश की होश ठिकाने पर आया। अब वो बीटीएस ग्रुप वाले कहाँ पर है, उनका शो कहाँ पर होता है, वो ढूंढने लगा। इंटरनेट में सर्च किया। हिंदुस्तान में तो उसका एक भी शो नहीं हो रहा था, और अगर विदेश में शो दिखा रहा था तो एक भी टिकट मिलना नामुमकिन था। उसको ये समझ में नहीं आया कि वो कैसे उन ग्रुप वालों के साथ मिलाएगा। रमेश पागलों की तरह दिन रात इस खोज में लगा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। रमेश को एक आइडिया आया। वो उन ग्रुप वालों को एक मैसेज किया कि उसका एक दोस्त कैंसर पेशेंट है, वो अपने आखिरी समय पर आप ग्रुप वालों से मिलना चाहती है। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बार बार वही मैसेज उनको भेजता रहा। एक दिन अचानक उन ग्रुप वालों की तरफ से उसको एक मैसेज आया कि आप अपने दोस्त को लेकर साउथ कोरिया पहुंच सकते हैं और आपके दोस्त को उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाएगा। वो मैसेज पढ़कर रमेश खुश हो गया और उन ग्रुप वालों की तरफ से उनका एड्रेस भी मिल गया। अब वो अनामिका को लेकर साउथ कोरिया रवाना होने की तैयारी में लगा। घर से निकले 6 महीने हो गए। 6 महीने में 6 बार भी उसने फोन नहीं किया। अब अचानक वो अपने घर वालों को 5 लाख रुपए मांग। तुरंत उसके पिता रमेश को फोन करके पूछे, बेटा मुझे 5 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात बताओ, क्या तुम इस पैसों का सही इस्तेमाल करोगे या कोई गलत इस्तेमाल करोगे? मुझे बताओ बेटा। फोन पर अपने पापा की बात सुनकर रमेश, पापा आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं एक कोर्स के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए कोरिया जाना चाहता हूँ। 1 महीने में वो कोर्स सीख लूंगा तो मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, इसलिए मुझे 5 लाख जरूरत है। प्लीज पापा आप मुझे निराश मत कीजिए, जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करके मुझे भेजिए और मुझे यहाँ पर पासपोर्ट रेडी करनी है। बिना कुछ सोचे समझे प्रसाद अपने बेटे को 5 लाख रुपए भेज देता है। रमेश अब अपनी और अनामिका की पासपोर्ट के साथ साथ कोरिया के लिए वीजा भी अप्लाई करता है। अनामिका को वो कोरिया लेकर जाता है। अनामिका कोरिया जाकर बीटीएस ग्रुप वालों को देखकर इतना खुश हो जाती है ताकि मानो उसको स्वर्ग मिल गया है। वो उन ग्रुप वालों के पास से ऑटोग्राफ लेती है और ऑटोग्राफ लेने के तुरंत बाद वो रमेश को गले लगाकर मैं अभी के अभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ कहकर कोरिया में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों सीधा उनके गांव पहुंचते हैं और गांव जाकर अनामिका अपने पति के साथ रहने लगती है और वो अपने सास ससुर को भी मना लेती है। रमेश का एक झूठ उसका जीवन बदल देता है।
उसने अनामिका को पा लिया और अनामिका एक अच्छे सास ससुर को पा ली। अनामिका रमेश की सारी गंदी आदतें दूर कर देती है। अब रमेश शहर और विदेश का नाम तक नहीं लेता है। रमेश अपने माँ बाप के साथ जमीन जायदाद को संभाल के खुशी खुशी रहने लगता है और 1 साल के अंदर उनके यहाँ एक सुंदर सा बालक पैदा होता है और उस बालक का नाम BTS राम रखे।